मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जितने भी कंसेप्ट हैं और उसके थियोरेटिकल पार्ट जो हैं एनपीओ के, उनको हम आज स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसीलिए मीनिंग में भी यही आता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज एंड आर सेट अप एज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। तो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनसीईआरटी में दी गई हैं वो यहाँ पर बताई हैं, उन्हीं के बेस पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सच ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओ आर formed for providing service to specific group or public at a large such as education, healthcare, recreation, sports and so on without any consideration of caste, creed और color। मतलब कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं इनका जो मोटिव होता है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या पब्लिक को सर्विस देना होता है। अब उसमें चाहे स्कूल्स हों जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं, हॉस्पिटल्स हों हेल्थ केयर के लिए, रिक्रिएशन का मतलब होता है कि जैसे ओल्ड एज के जो क्लब्स वगैरह बन जाते हैं उनके लिए, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। तो ये सब वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका उद्देश्य सर्विस देना है, प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं होता। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर एज चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ये कैसे काम करती हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में या सोसाइटी के रूप में, और जो इनके सब्सक्राइबर होते हैं उनको हम मेंबर्स कहते हैं, और वो मेंबर ही मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन वगैरह देते हैं। Their affairs are usually managed by managing or executive committee elected by its member। काम काज कौन देखते हैं? तो मैनेजमेंट जो की जाती है वो एक मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो उसको चलाती है। इनको चुनता कौन है? मेंबर चुनते हैं। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब वो फीस जो ये या तो मंथली या एनुअली या क्वार्टरली अपनी मेंबरशिप फीस के रूप में इस एनपीओ को देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मिलती है मेंबर से। दूसरा है डोनेशन, दान कहीं से भी आ जाए वो। लेगेसी का मतलब होता है कोई विल इनको मिल जाए, कोई अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इनको दान में दे जाए तो उसको लेगेसीज कहते हैं जब प्रॉपर्टी की बात हो। डोनेशन में रुपीस पैसा आता है। ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलती है, ठीक है। अब वो चाहे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो या जनरल ग्रांट इन एड हो वो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो जो भी इनके पास पैसा बचता है जिसको ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर इनको ब्याज मिलता है, तो वो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी और भी है। नेक्स्ट है कि फंड कहाँ से आता है? फंड रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड एंड जनरल फंड। तो पैसा कहाँ जाता है? वहाँ हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट होता था उसमें चला जाता था, तो यहाँ कैपिटल फंड होता है क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो ये पैसा वो जो भी तो वहाँ मालिक होते हैं, मालिक ही नहीं होते, यहाँ तो ट्रस्टीज होते हैं, तो वो भी खुद यूज नहीं कर सकते, उस ट्रस्ट में उस पैसे का यूज होना है, तो इसलिए वो कैपिटल फंड के रूप में वहाँ पर रहता है। द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ प्रॉफिट नहीं कहा जाता। जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमें प्रॉफिट होता है तो उसको हम प्रॉफिट वर्ड से टर्म करते हैं जब लाभ होता है। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है तो पहला इनका उद्देश्य हमें पता है कि इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। फिर भी अगर इनको कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको हम सरप्लस कहते हैं, और ये सरप्लस कब होता है? जब इनकी इनकम एक्सपेंडिचर से ऊपर हो जाए। और ये कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वहां हो जाता था, वहां ओनर्स को वो पैसा मिल जाता था, यहाँ नहीं मिलता। इट इज सिंपली एडेड इन कैपिटल फंड, ये सिर्फ कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। The not for profit organization earn their reputation on the basis of their contribution to the welfare of the society rather than on the customer or owner satisfaction। तो जब इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस देना है, तो इनकी गुडविल को कैसे जज किया जाएगा? तो उसको जज करने का तरीका ये है कि जितना ये सोसाइटी में ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा वेलफेयर होते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं इनको, उसी से इनकी रेपुटेशन गुडविल बनती है। नेक्स्ट
जो पॉइंट है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक का कि द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन इज मींट फॉर द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर एंड टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कानूनी रूप से जरूरी है अकाउंट्स बनाना, इसलिए बनाते हैं। दूसरा ये इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई और मेंबर बनना चाहता है तो वो देख सकता है। ये कुछ पॉइंट मैंने बनाए थे, कुछ तो यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर है कि उनमें कौन कौन आती हैं, कैसी जो वो हैं क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, वेलफेयर सोसाइटी, ये सब इसके अंदर आते हैं। इनका उद्देश्य हमें पता चल गया कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या पब्लिक को सर्व करना होता है, और वो कौन होते हैं, जो इनके मेंबर होते हैं, उन्हीं को सर्व करते हैं। हाँ, उनके थ्रू, जैसे अब हॉस्पिटल बना है तो कोई भी वहां पर आकर इलाज कर सकता है एक नॉमिनल फीस के ऊपर। तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के ग्रुप को सर्व करना। दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स, क्योंकि ये कोई भी चीज ना बनाते हैं ना बेचते हैं, इनका काम वो नहीं है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाते। फंड जो भी आता है इनके पास वो कैपिटल फंड में आता है, ये अभी तो मैं बता ही रहा था। मेजर सोर्स ऑफ फंड क्या आते हैं वो बता दिए। सब्सक्रिप्शन मिलती है, डोनेशन मिलती है, ग्रांट इन एड मिलती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है। फाइनल अकाउंट जब ये बनाते हैं तो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमें तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि इनकम अगर एक्सपेंडिचर से ऊपर जाती है तो सरप्लस कहलाता है, और अगर एक्सपेंडिचर ऊपर हो जाए इनकम से तो वो डेफिसिट कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनके बारे में। तो पहला अभी जो हमने पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट्स जो ये बनाते हैं उसमें सबसे पहला जो अकाउंट बनाते हैं ये वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। ये बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, जो भी पैसा मिला और जो भी पैसा इन्होंने दिया। रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो कैश बुक में आया। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ से बनता है, किसके बेस पर बनता है? कैश बुक के बेस पर। Thus, receipt and payment account give summarized picture of various receipt and payment, irrespective of whether they are pertain to current period, previous period या succeeding period, या whether they are of capital और revenue nature। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा इस साल का है, पिछले साल का था, या अगले साल का है। जो मिला वो लिखना है, या जो दिया वो लिखना है। ना ही इससे फर्क पड़ता कि वो पैसा कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना ही इससे कि रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल और रेवेन्यू आप लोग जानते हैं क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हो। जो पैसा कैपिटल रिसिप्ट जब कहलाता है जब वो जिस भी चीज पर या तो खर्च कर रहे हो या जहां से मिल रहा हो वो रूटीन नेचर की ना हो, वो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया। जैसे बिल्डिंग पर मैंने बिल्डिंग को परचेज किया, तो बिल्डिंग क्या है, मैं लंबे समय तक यूज करूंगा, दैट्स मीन्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका मैं यूज बार बार करूंगा, इसीलिए वो रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू में जैसे सैलरी पे करी, तो सैलरी के अगेंस्ट हमने सर्विस ले ली, पे कर दी सैलरी, तो वो रेवेन्यू हो गया। दोबारा सर्विस लूंगा फिर पे करूंगा, तो वो एक बार पेमेंट कर कर बार बार मुझे सर्विस नहीं देते, तो इसलिए वो रेवेन्यू नेचर कहलाते हैं। इसीलिए रेवेन्यू वालों को हम एक्सपेंस या इनकम भी कहते हैं, कैपिटल वालों को एसेट या लायबिलिटी भी कहते हैं। It may be noted that this account does not show any known cash item like depreciation। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसमें नहीं मिलेगी, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो गुडविल एटसेट्रा हो। Some important terms shown in the receipt and payment account, ये कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें, सारे एग्जाम्पल नहीं है जिनको हम इस अकाउंट में शो करते हैं। जैसे डोनेशन दो प्रकार की होंगी, जनरल और स्पेसिफिक, आगे पढ़ेंगे क्या होती हैं। एंट्रेंस फीस, लेगेसी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, सेल ऑफ स्क्रैप, ग्रांट इन एड, इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस रिसिप्ट। ये सब पैसा मिल रहा है मुझे, पेमेंट में आए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, सिक्योरिटी खरीदी, प्रिंटिंग स्टेशनरी के पैसे दिए, पोस्टेज कुरियर चार्जेस दिए, एडवर्टीजमेंट, वेजेस, ऑनरेरियम, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, अपकीप ऑफ प्लेग्राउंड, कन्वेंस चार्जेस, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स, ऑडिट फीस,
एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, चैरिटी, इंश्योरेंस, ज्यादातर तुमने पढ़ रखे हैं। जो नहीं पढ़ा वो एक ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम का मतलब ये होता है कि एक अमाउंट मैं पे करता हूँ और मैं पे करता हूँ उन गेस्ट को जो कभी-कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जिनको हम स्पेशली बनाते हैं और उनको बुलाने के अगेंस्ट में उनको कुछ पेमेंट की जाती है, तो वो ऑनरेरियम कहलाता है। वैसे ये कहीं न कहीं सैलरी या वेजेस का पार्ट हो, सैलरी और वेजेस की तरह होता है, क्योंकि जो भी वो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो वैसे भी हम देते हैं। तो इसीलिए ये होता तो सैलरी के टाइप ही है, पर क्योंकि ये एक रेगुलर पेमेंट नहीं है, रेगुलर वो हमारे यहाँ काम करने वाले नहीं है, इसलिए उसको सैलरी या नहीं कहा गया ऑनरेरियम में। दूसरा है कि सब्सक्रिप्शन यहाँ कैसे कर रही है। हमने तो पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ये सब्सक्रिप्शन पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल का मतलब तुम कोई मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह खरीद रहे हैं, तो उसके लिए जो तुमने सब्सक्रिप्शन दे रहे हो वो यहाँ पर आ रही है, पेमेंट है। ये एक थ्योरेटिकल स्पेसिमेन है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैसे चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। शुरुआत रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हमेशा बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड से होती है। ओपनिंग यहाँ पर आए एंड एड यहाँ पर हुआ, क्लोजिंग यहाँ पर आए। उसके अलावा जितनी ये जो रिसिप्ट्स हैं ये सारी यहाँ पर आई और जितनी ये पेमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पर आई। यहाँ पर इन्होंने कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट में तो शो कर रखा है। कैपिटल का मतलब वो एक्सपेंस जो मैंने ज़्यादातर एसेट्स पर करे हैं, वो एसेट्स जो परचेज की वो कैपिटल पेमेंट कहलाती हैं। रेवेन्यू पेमेंट वो होती हैं जिनका हमने यूज़ किया एंड वो समाप्त हो गई। तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक स्पेसिमेन कॉपी और क्या-क्या उसमें आते हैं और मीनिंग। नेक्स्ट जो फाइनल अकाउंट का पार्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ये एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, जो हमें ये बताता है कि रेवेन्यू नेचर की जितनी भी आइटम्स हैं, उनको हमें इस अकाउंट में शो करना होता है और बाकी जो कैपिटल नेचर की थी वो या तो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, वो यहाँ पर नहीं आती, वो बैलेंस शीट में जाते हैं, जो आखिरी में हम सीखेंगे। It is the summary of income and expenditure for the current accounting year. It's just like a profit and loss account prepared on accrual basis. Accrual basis पर ये भी बनता है जैसे वो बनता था, whether the payment received or not, whether the cash paid or not, we have to record any transaction which belong to the current year. तो हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है। It include only revenue item, बता ही चुका हूँ। बैलेंस जो बचता है वो या तो सरप्लस कहलाएगा अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, और अगर इसका उल्टा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो डेफिसिट कहलाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए कैसे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने बनाए कैसे नहीं सीखा, क्योंकि नॉर्मली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया जाता है। जो पेपर में हमारे बनाने को आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, तो उसको कैसे बनाएं ये भी एनसीईआरटी से ही पिक किया गया है। एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि ये स्टेप अगर आप फॉलो करो तो आप रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना सकते हो। पहला, परस्यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थोरोली। सबसे पहले आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छी ढंग से समझ लो, कौन सी आइटम उसमें रेवेन्यू की है और कौन सी कैपिटल है, उनको क्लासीफाई कर लो। नेक्स्ट, एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। वो नहीं लिखने, क्योंकि कैश और बैंक हमें पता है क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, और एसेट्स कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एक आइटम पहले ही अलग हो गई, क्योंकि वो एसेट है, कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। एक्सक्लूड कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, वो अभी मैं आपको बता रहा था कि कैपिटल नेचर की कोई भी चीज यहाँ नहीं आएंगी, क्योंकि वो या तो एसेट होंगी या लायबिलिटी होगी। एसेट होगी रिसिप्ट साइड में और लायबिलिटी होगी पेमेंट साइड में। Consider only revenue receipt to be shown in the income side of the income and expenditure account, and some of these needed to be adjusted by excluding the amount relating to the preceding or succeeding period. देखो जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो उसमें हमें डालनी होती है इनकम साइड में, ठीक है। अब उस इनकम साइड में जब हम डालेंगे उनको, तो एक चीज हमें याद रखनी है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो अमाउंट है वो ही सीधा वहां नहीं जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था एडजस्टमेंट किस टाइप की होती हैं, या तो आउटस्टैंडिंग की होगी, वो पैसा जो मुझे मिलना था नहीं मिला, या जो मुझे क्योंकि इनकम की बात हो रही है तो मिलने की बात, या वो पैसा जो मुझे पहले मिल गया और वो इस साल का नहीं,
तो या तो साल से पहले का पैसा होगा या साल के बाद का पैसा होगा, तो उनकी एडजस्टमेंट मुझे करनी होती है। तो वो आप लोग जानते ही हैं कि आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड माइनस होता है। हाँ, अगर वो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हैं तो वो फिर आप अभी सीखोगे कि उसकी स्टेटमेंट कैसे की जाती है। फिर वही रेवेन्यू एक्सपेंस को ले लो, एक्सपेंडिचर साइड में उनको शो करना है, उसमें भी एडजस्टमेंट आएगी, आउटस्टैंडिंग की भी और एडवांस की भी। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम नॉट अपीयरिंग इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दैट नीडेड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये कुछ चीजें होंगी जो हमारी एडजस्टमेंट में मिलेगी। क्या? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तुम देखोगे तो उसमें लिखा होगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सो एंड सो। मान लिया 10,000 में मैंने कोई एसेट बेच दी और ब्रैकेट में लिख देंगे कि उसकी कॉस्ट वैल्यू जो थी वो 8,000 थी। तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे 8,000 की, मतलब 10,000 की चीज, 8,000 की चीज को मैंने कितने में बेचा? 10,000 में। वहां से पता चला कि 2,000 का प्रॉफिट, वो 2,000 का प्रॉफिट इनकम में आएगा। बेचना एसेट को यहाँ नहीं आता, इस बात को याद रखना, क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं आएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस का है वो है नेचर का। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, ये कुछ कैश बुक है। कैश बुक में क्योंकि डेट आती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट नहीं आती, तो पूरी तरह से नहीं है। नेचर कैसा है? इसके अंदर रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आएंगी, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, उसमें रेवेन्यू भी आएंगी, कैपिटल भी आएंगी। पीरियड, ये करंट ईयर की ही फिगर्स को दिखाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करंट की भी दिखा सकता है, प्रीसीडिंग ईयर की भी दिखा सकता है, सक्सीडिंग ईयर की भी दिखा सकता है। डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंस को शो करती है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड जो है वो रिसिप्ट्स को शो करती है। क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम या गेन्स को शो करती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड जो है पेमेंट को शो करती है। डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता। ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं मिलते, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस मिलते हैं। सेम बात क्लोजिंग बैलेंस के लिए है। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस के रूप में सरप्लस या डेफिसिट निकलता है, वहां पर क्लोजिंग बैलेंस के रूप में कैश और बैंक के बैलेंस निकलते हैं। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। तीसरा फाइनल अकाउंट जो हम बनाएंगे वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, तो वो वही है जो हम लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर ascertaining द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिपरेशन ऑफ देयर बैलेंस शीट इज ऑन सेम पैटर्न दैट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो उसी तरीके से बनती है जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी कि कैपिटल फंड शुरुआत करो, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया होगा अमाउंट, वो आप लोगों को शो करना होगा। तो बैलेंस शीट हम अभी डिस्कस कर रहे थे। बैलेंस शीट को बनाने का ये तरीका जो हम शुरुआत कर ली थी, तो एक बार दोबारा से देखते हैं। कैपिटल फंड और जनरल फंड एज ओपनिंग बैलेंस शीट में से हमें उसे लेना है, फिर उसके अंदर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस का बैलेंस आया है वो उसमें प्लस करना है। साथ ही साथ उसके अंदर हमें एंट्रेंस फीस, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस एटसेट्रा, ये सब उसके अंदर प्लस करनी है। ये सारी आइटम्स अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये कहता है कि टेक ऑल द फिक्स्ड एसेट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स या बैलेंस शीट जो पुरानी है उससे उठाओ, जिसको हमने ना तो बेचा हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया हो। तो पुरानी बैलेंस शीट से उठ के यहाँ आ जाएंगे और उसके अंदर हमें वो एडिशन करना है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कि हमने जो नया खरीदा वो उसके अंदर प्लस कर देना है। और उसके बाद जब ये दोनों चीजें हो जाए, पुरानी बैलेंस शीट से जो एसेट्स हैं वो उठ जाएं, उसमें कुछ नया है तो वो प्लस हो जाए, उसके बाद उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाए, तो जो भी एसेट का नेट बैलेंस आएगा उसको हम एसेट साइड में शो कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है कंपेयर आइटम ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसको हम चेक करें with income side of the income and expenditure account. This is to ascertain the amount. जब हम इन दोनों चीजों को चेक करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हमें पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है जो यहाँ आएगी,
एसेट साइड में, और अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस है तो यहाँ आएगी लायबिलिटी साइड में। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुई है तो वो वहां से पता चल जाएगा हमें। आइटम जो कैपिटलाइज करने हैं उनका हमें पता चल जाएगा, जैसे लेगेसी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, ये सब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेंगी और जो कहाँ जाएंगी, सीधा हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी। ऐसे ही जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो पेमेंट साइड है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड है उसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं, जो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में शो होगा। कोई एसेट खरीदी है उसका पता चलेगा, जो यहाँ दिखानी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन लगाया है तो वो माइनस करना पड़ेगा, वो वहीं से पता चलेगा। और कंज्यूमेबल आइटम जैसे स्टेशनरी वगैरह का कुछ स्टॉक है तो वो भी हमें वहीं से पता चलेगा। साथ ही साथ हमें वहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी मिलेंगे। तो इस तरीके से जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमें बैलेंस शीट की जितनी आइटम्स हैं वो यहाँ पर डालने में आसानी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि कुछ आइटम्स हैं जो इसके अंदर आती हैं जिनको हमें पहले उनकी डेफिनेशन या उनका मीनिंग समझना है। तो सबसे पहला वर्ड जो आता है वो डोनेशन आता है। तो डोनेशन एक गिफ्ट है जो या तो कैश में या प्रॉपर्टी के रूप में हमें मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, और वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में शो होता है। डोनेशन दो प्रकार की हो सकती हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जब ये पता चलेगा इसी के बेस पर हम उसको किस अकाउंट में शो करेंगे इसका हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक डोनेशन, नाम में ही स्पेसिफिक लिखा है तो ये किसी एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हमें मिली है, उस पर्पस में ही हम इसका यूज कर सकते हैं, बाकी इसका यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कैपिटलाइज्ड होगी, और कैपिटलाइज का मीनिंग है कि ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होगी। एग्जाम्पल इसका डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने के लिए डोनेशन मिली है, किसी और जगह उसका यूज नहीं हो सकता। जब बिल्डिंग बनाएंगे, जब यूज कर लेंगे तो इसको हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जर्नल डोनेशन। नाम से ही पता चलता है जर्नल है, कहीं पर भी यूज हो सकती है। ये ऐसा अमाउंट है जो मुझे बार बार मिलता रहता है, इसीलिए इसका जो नेचर है वो रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू होने की वजह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में चली गई। नेक्स्ट जो वर्ड आता है या नेक्स्ट आइटम जो आती है वो लेगेसी है। तो लेगेसी मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया था। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिजीज्ड पर्सन। कोई व्यक्ति है जो अब जीवित नहीं है, उसने अपनी विल में ये प्रॉपर्टी हमें देने की बात कही थी। तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हम इसका यूज उस हिसाब से करेंगे। अब क्योंकि ये एक बार मिली है, रेवेन्यू नेचर इसका नहीं है, तो इसलिए ये हमारी कैपिटलाइज्ड कहलाती है, और कैपिटलाइज्ड होने की वजह से कैपिटल फंड या जनरल फंड जो बैलेंस शीट में होता है उसके अंदर प्लस हो जाती है। इसका नेचर रेवेन्यू नहीं है, इसलिए वहां पर जा रही है। ऐसी एक और आइटम आती है लाइफ मेंबरशिप फीस। नाम से पता चलता है लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब कि लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब लाइफ में एक बार देनी है मेंबर को। तो जब एक बार देनी है तो नेचर इसका कैपिटल का हो गया, इसलिए इसको हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट होने की वजह से इसको कैपिटल फंड या जनरल फंड में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का मतलब है एंट्री देते समय फीस। तो जब कोई मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, क्लब को ज्वाइन करता है तो उस समय ये उससे एंट्रेंस फीस ली जाती है। अब से पहले तक ये डिपेंड इस पर करता था कि इसको कहाँ दिखाया जाए कि अमाउंट कितना बड़ा है या छोटा है। अब सीबीएसई ने सीधा स्पेसिफिकली कह दिया है कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर मानना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, एसेट जब बेची जाए तो क्योंकि एसेट का खरीदना जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा सकता तो उसका बेचना भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा सकता। एक कैपिटल पेमेंट है, इसीलिए ये एसेट साइड में एसेट को कम करेगी, ठीक है। बट अगर इसको बेचने से मुझे गेन या लॉस हो रहा है तो वो गेन या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने थोड़ी देर पहले लिया था कि 8,000 की चीज है, 10,000 में मैं बेच रहा हूं, तो 2,000 जो प्रॉफिट का है वो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, 8,000 रुपए कहीं नहीं जाएंगे,
सेल ऑफ पीरियोडिकल, पीरियोडिकल का मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह बेचना, तो वो एक रेवेन्यू नेचर है, बार बार खरीदते हैं, बार बार उनको यूज करते हैं, जब वो आउटडेटेड हो जाते हैं तो उनको हम बेच देते हैं, तो ये एक रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है। फिर है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब जब कोई स्पोर्ट्स क्लब है और वो बैट वगैरह, बॉल वगैरह, नेट्स वगैरह ये खरीदते रहते हैं, वो बेचते रहते हैं, ये उनके लिए नॉर्मल रूटीन की बात है। तो क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन की बात है इसलिए ये इनकम कहलाती है, इसको बेचना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये चला जाता है। ठीक है, एसेट नहीं ट्रीट किया जाएगा, बेसिकली आप लोगों को ये समझाना। नेक्स्ट आइटम जो आती है वो आती है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट जो भी ग्रांट देती है, चाहे स्कूल को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को, एटसेट्रा को, उनकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी या मतलब उनको फंड देने के लिए, एड करने के लिए देती है। तो अगर ये उसकी मेंटेनेंस के लिए मिल रही है और रिवेन्यू नेचर है, बार बार मिल रही है, तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। अब जब इसका नाम में रिवेन्यू आ गया तो फिर ये कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड। बट अगर कोई स्पेशल ग्रांट मिले, जैसे बिल्डिंग के बनाने के लिए ग्रांट की गई है, तो ये ग्रांट फिर कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी और फिर ये हमारे बिल्डिंग फंड अकाउंट में जाएगी। स्पेशल फंड, एक स्पेशल फंड अभी हमने ऊपर पढ़ा, बिल्डिंग फंड अकाउंट, ये स्पेशल फंड है, बिल्डिंग को बनाने के लिए फंड बनाया है। ऐसे ही कुछ और फंड होते हैं जैसे प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, ये एक स्पेशल या सर्टेन पर्पस के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं पर्पस में इनका पैसा यूटिलाइज होता है। जब तक वो पैसा मैं यूटिलाइज नहीं करता, हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी एसेट को खरीदने में, जिसको सिक्योरिटी बोला गया है, और उस सिक्योरिटी से हमें इंटरेस्ट या क्या कहते हैं लाभांश, डिविडेंड वगैरह मिलता है, तो वो इनकम कहलाती है। तो ऐसी इनकम भी इसी फंड में ऐड होगी, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। नेचर रिवेन्यू है पर फिर भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक स्पेशल फंड से हमें मिली है। साथ ही साथ तुम्हें ये भी समझना है, और उसके ऊपर एक्सपेंस इनकर्ड होंगे तो वो भी फिर वहां नहीं जाएंगे, वो भी फंड में से माइनस होंगे। तो ये दोनों ही चीजें, इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, फंड के ऊपर हुए हैं तो फंड में से ही माइनस होंगे। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आएगी, वो फंड में नहीं आएगी। फंड में तो पैसा मिला, जब उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो इन्वेस्टमेंट साइड में, पर उस इन्वेस्टमेंट से जो कमाई करूंगा वो फंड के अंदर ऐड होगी, मतलब कि लायबिलिटी साइड में ऐड होगी, और अगर कुछ खर्चा होता है तो वो भी उसमें से माइनस होता है। बट अगर कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि प्लस माइनस करने के बाद फंड का जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाए, लेकिन फंड मेरे पास 5,000 था, 1,000 का इंटरेस्ट मुझे मिला, टोटल बैलेंस फंड में हो गया 6,000, और फंड के जो एक्सपेंसेस थे, मतलब कि टूर्नामेंट कराने का फंड था, टूर्नामेंट एक्सपेंस जो निकल कर आए वो 8,000 आए। फंड मेरे पास 6,000 है, खर्चा मेरा 8,000 हो गया, तो नेगेटिव माइनस फिगर कैसे दिखाऊं? हमारे अकाउंट्स में नेगेटिव फिगर का कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर उसका इलाज यही बनता है कि जो वो नेगेटिव फिगर का अमाउंट है वो कहाँ डाल दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ का। मेंबरशिप फीस के रूप में मेंबर पे करते हैं एनुअल बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को, ये इनकी मेन सोर्स है। तो रिसिप्ट साइड में आती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, और फिर वहां से इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाती है। फिर है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम अभी बताया था तुम्हें कि वो एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है उस इंस्टीट्यूशन का, उसको पेमेंट दी गई है। ठीक है, तो वो ऑनरेरियम कहलाएगी, जो भी सर्विस उसने कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को दी। कंपनी तो नहीं बोलना, ऑर्गेनाइजेशन ही बोलना है। दिस पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खर्चा है, रेवेन्यू है, क्योंकि ऐसे लोगों को बुलाया जाता रहता है और उनको पेमेंट दी जाती रहती है, तो खर्चा रेवेन्यू हो गया, इसलिए कहाँ चला गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंडोमेंट फंड, ये डोनेशन की तरह ही होता है। इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम बीक्वेस्ट और गिफ्ट, ये हमें किसी ने गिफ्ट के रूप में दिया है, पर इसके साथ कंडीशन लगा दी
कि इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, कि तुम इस पैसे को सिर्फ एक स्पेशल पर्पस में ही यूज करोगे, बाकी में आप लोग इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। तो क्योंकि उस पर कंडीशन लिख गई तो इसलिए वो रेवेन्यू नेचर नहीं रहा, कैपिटल रिसिप्ट हो गई, और इसीलिए फिर वो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो किया जाएगा अलग से स्पेसिफिक फंड के नाम से। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स थी जिनको हमने स्टडी किया। पूरे इस वीडियो को आप देखिए, एक बार दो बार में आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो स्पेसिफिक आइटम लाइक सब्सक्रिप्शन, स्पोर्ट्स मटेरियल, या फंड की जो ट्रीटमेंट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग वो, और या फिर पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्वेश्चन है, उसकी वीडियो नेक्स्ट आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू फॉर टुडे।